नितीश जी 5-7 मिनट रुक जाते हैं, अभी हो सकता है लोग थोड़ा ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है सर, वेट कर लेते हैं। एक काम, राजीव जी, राजीव जी आप ग्रुप में डाल दो कि लाइव हो गया, जो भी हमारे लक्ष्मी नगर के जितने ग्रुप है ना स्टडी सर्कल के। ठीक है सर। कमी है, लोग आ ही नहीं रहे वेबिनार्स में, लेकिन आप एक बार फिर भी डाल दो।
हेमंत सर अब स्टार्ट कर लीजिए। नीतीश जी स्टार्ट करना है, 5-7 मिनट और देखना है। स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आते रहेंगे लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? नहीं, नहीं आ रही सर। अब आ रही है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं आ रही। राजीव, इनके सर की तरफ आवाज आ रही है क्या नीतीश जी की? हाँ जी सर, आ रही है। राजीव जी सर। नीतीश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, नीतीश जी की फिर मेरे को नहीं आ रही, क्या चक्कर है ये? मैं नीतीश जी एक बार दोबारा लॉग इन करता हूँ। नीतीश जी अब आ रही, आप मेरे को तो आ रही है, आप देखो आपको आ रही है? आ रही है आवाज सर? अब आपकी यस, यू आर ऑडिबल सर। आपकी थोड़ी अभी भी सर वो हो रही है, इको है, पता नहीं, क्लियर नहीं है वॉइस। सब मेरे को पता नहीं, मुझे नहीं आ रही है, पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं जा रही होगी। चैट में लिख लेते हैं सर। चलो देखते हैं, हो सकता है मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। मैं फोन से लॉग इन हुआ, लैपटॉप से नहीं। वेलकम participant to our webinar. Today speaker is very well known speaker, C. Nitish Chugh ji. His expertise in companies, and now he also taking webinar on company schedule 3. I hope कि जो कई सारी जो हमारे पास इश्यूज हैं वो आज वेबिनार में क्लियर हो जाएंगी। नीतीश जी सारी चीजों को कवर कर लेंगे। अगर किसी की कोई क्वेश्चन भी हो तो आप बीच में क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख सकते हैं। नीतीश जी उनको एक्सेस है, वो क्वेरी भी साथ साथ सॉल्व करके चलेंगे, क्योंकि थोड़े आज पार्टिसिपेंट्स भी हमारे कम है। रहेगा एंड मेरी बेस्ट विशेस है नीतीश जी को। वो एनआईआरसी के अपकमिंग इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर रहे हैं और काफी थोड़ा नॉलेज रखते हैं, सब्जेक्ट्स की एक्सपर्टाइज है।
तो मेरी विश है कि नीतीश जैसे लोग NIRC में जाएं और आगे भी हमें वहां पर जाकर एज अ स्पीकर, एज अ मेंटर जो भी है अपने मेंबर्स की हेल्प करें. नाउ आई रिक्वेस्ट नीतीश जी टू टेक द वेबिनार. Thank you, Avinji. Thank you very much for giving me this opportunity to share my views on Schedule 3. I also welcome all the participants from the core of my heart. Since the number is not very high, we can make it a one-to-one program or an interactive program. I will request everyone to, raise concerns, whatever they have during my delegation, and we'll try to resolve the same, right? So let us see what is there in Schedule 3, amendments in Schedule 3. Is my screen visible to you all? I hope my screen is visible. Please write it in the chat box. नीतीश जी, मुझे आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है. सुधीर जी, नीतीश जी की आवाज ठीक आ रही है क्या? गेस्ट को लिख रहे हैं क्लियर साउंड है. सुधीर जी, एक बार सर लॉगिन दोबारा कर लीजिए. नीतीश जी आप एक बार लॉगिन कर लीजिए सर. ओके यार, मैं दोबारा कर लेता हूं. हाँ जी अमित जी, नीतीश जी की आवाज ठीक आ रही है सर? वो अटक रही थी बीच बीच में, मतलब डिस्टरबेंस है, अदरवाइज ठीक है. मैं दोबारा कर लेता हूं. I hope my voice is clear now. अब क्लियर है हेमंत जी? सर आवाज तो क्लियर है, बट देयर इज सम सुधीर जी क्लियर है? आवाज में इको मतलब आ रही है, मतलब कि गूंज रही है आवाज. आज गूंज रही है. मैं एक मिनट गेट ओपन कर. ये हेडफोन हटा के आप सीधा डायरेक्ट उससे बात कर लीजिए, मेरे ख्याल से उससे काम चल जाएगा. अब क्लियर है वॉइस? हाँ अब ठीक है सर, पहले से कुछ बेटर है. चलो ठीक है सर. अब पीपीटी भी विजिबल है? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, पीपीटी विजिबल है सर? हाँ पीपीटी ठीक है. ठीक है सर. तो सर मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको. आई एम प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ assurance for the last 15 years. Currently I am partner in Hanson Associates and I'm heading the valuation division, and now I'm having experience of valuation of various startups and other entities in education, infra, hotels and NBS. So I'm being the first registered valuer from ICI RBU, also a member of peer review board of ICI and technical member of financial reporting review of ICI. I'm also a member of research working group of Triple IP ICI and currently the chairman of Emerging Business Chamber of Commerce. So we'll be discussing today the content, basic concept of current versus non-current amendment relating to Schedule 3, and then there are certain amendment relating to balance sheet and profit and loss part. We'll cover both. So these are the general instruction for preparation of a balance sheet. The first concept, basic concept, is an operating cycle. An operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalents.
where the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have a duration of 12 months. So you can see the period from raw material procurement and work in progress till finished goods, and they are being converted into cash. It's called the operating cycle period. So that means from the time you acquire the raw material till the time it is converted into finished goods and then sold to the customers, and then cash is ultimately realized from then, is the period of the operating cycle. And if it cannot be assumed with the, if cannot be determined with the with certainty, then it is assumed to have a duration of 12 months. So the entire base of the schedule 3 is dependent upon this operating cycle, right? हम बाद में करेंगे. Let us see the definition of current assets. What are the current assets? Basically, an asset shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. The first one is, it is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कोई भी एसेट जो है वो या तो सेल हो जाए या कंज्यूम हो जाए, expected to be realized हो जाए, then that is the current asset. The second one is, it is held primarily for the purpose of being traded, for example inventories. Third one, it is expected to be realized within 12 months after the reporting date. इसके अलावा अगर अगले 12 महीने में realization due है, then also it is your current asset. Fourth one is, it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. अगर कोई restriction है 12 months के अंदर, तो उसको आप current नहीं काउंट करेंगे, अदरवाइज इट इज अ करंट एसेट. कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आपकी करंट एसेट्स में क्लासिफाई होंगे. इसके अलावा जो भी बच गया, ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स. On the other hand, what is a current liability? A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria. The first one is, it is expected to be settled in the company's normal operating cycle. कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो लायबिलिटी अगर सेटल हो जाएगी, देन इट इज योर करंट लायबिलिटी. सेकंड वन, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड. आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी लायबिलिटीज हैं, दैट इज योर करंट लायबिलिटीज. इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स. सेटलमेंट डेट आपकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ्स के अंदर है, देन इट इज योर करंट लायबिलिटी. अब इस पे पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है कि लायबिलिटीज में हर जगह ड्यू वर्ड यूज करा हुआ है और करंट एसेट में एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया हुआ है. लायबिलिटीज इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू एंड एक्सपेक्टेड करंट एसेट इज एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. द फोर्थ क्राइटेरिया, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग. कंपनी के पास कोई अनकंडीशनल राइट तो नहीं है डेफर करने का. अगर कंपनी के पास कोई राइट है, इन दैट केस इट विल नॉट बी योर करंट लायबिलिटी. इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस हाउ द राइट अफेक्ट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लायबिलिटी. इसके अलावा जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी नॉन करंट लायबिलिटी. अब सीधा आते हैं जो अमेंडमेंट्स आई हैं 24 March this year 2021 में. MCA has issued through a notification has issued certain amendments to Schedule 3 to the Companies Act, which are applicable for financial year beginning on or after 1st April 2021. तो करंट ईयर हमारा चल रहा है, उसके लिए रिवाइज शेड्यूल 3 जो है वो एप्लीकेबल है. बट व्हेन यू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 21-22, नेक्स्ट ईयर जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर फिगर्स हैं वो भी आपको रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेंगी और रिवाइज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो उस लिहाज से ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे, यू कीप इट इन माइंड द अमेंडमेंट दैट हैव टेकन प्लेस एंड कंसीडर ऑल दोज अमेंडमेंट्स, कंसीडर ऑल दोज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और उसकी प्रिपरेशन अभी से ही कर लें, राइट. तो इसमें 3 क्राइटेरिया है सर. फर्स्ट डिवीजन 1 में अमेंडमेंट्स हुई हैं. डिवीजन 1 इज फॉर द कंपनीज व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2006, दैट इज द इंडियन गैप. वी आर कवरिंग वी विल बी कवरिंग डिवीजन 1 टुडे.
Then division 2 is for those companies who are applying Ind AS. Ind AS के लिए division 2 है. उसके अलावा NBFCs के लिए division 3 में amendment चाहिए. Primarily we will be covering division 1. एक दो changes जो division 2 और 3 में है वो भी हम इस बीच में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं summary. सबसे पहले जो first heading है वो है additional disclosure for more oversight on governance. तो governance related point है. उसमें क्या-क्या additional disclosures आए हैं. The first one is the promoter shareholding needs to be disclosed. अभी तक हम promoter shareholding को disclose नहीं कर रहे थे financial statements में, directors report में और other MDA वगैरह में कहीं अलग हम करते थे, corporate governance की report में भी करते थे report, but not in the financial statements. Now there is a requirement to disclose promoter shareholding as well. Then certain disclosures relating to MSME is also required. The third point is relating to registration and satisfaction of charges. Fourth one is the relating to layers of subsidiaries. If there are more than 2 layers of subsidiaries, but needs to be disclosed. Then compliance relating to scheme of arrangement, will all study this in detail. Working capital reconciliations, impact of revaluation and revaluation by registered value. So this is the first limb of additional disclosure with more oversight on governance part. Then the second heading is the relating to financial discipline. There are certain additional disclosure requirements, such as the disclosure of ratios, which was not mandatory earlier. Now it has been compulsory required to be disclosed. Then the second one is the aging of trade receivable, aging of trade payable, aging of capital work in progress in case of time and cost overrun. It is also required. Then disclosures relating to transactions not recorded in books of accounts, undisclosed income, certain additional disclosure relating to CSR. Then the third one is relating to money laundering. There could be early signals, for example, dealing with companies whose name has been struck off by ROC. Details relating to Benami transactions, details of immovable property not held in the company name, willful defaulters, loan given or received for transfer to other entities, and use of borrowed funds, loans and advances to promoters, directors, relatives, and dealing in cryptocurrencies or crypto assets. So there is a query like revaluation by registered valuer is required, is mandatory in all cases. Now in all the valuations under the Companies Act and IBC, valuation is required to be done by a registered valuer only. Since accounting standard and Ind AS are part of Companies Act now, so any valuation required for the purpose of any accounting standard or Ind AS will also be covered and can be done only by a registered valuer. Then there is this last link. There could be some minor change or edits. For example, relating to rounding off, then replacement of total revenue by total income, grants or donation for Section 8 companies as operating income. Security deposits, there is a shift from loans and advances to other non-current assets, and the name of tangible asset is being replaced by property, plant and equipment and intangibles. So let us see point wise. The first point is relating to promoter shareholding, but we all need to disclose. In this disclosure requirement, the financial statement shall mention details of the shareholding of the promoters along with changes, if any, during the financial year. So, but we need to disclose is the promoter name, the number of shares held by the promoter, and the person, what is the total percentage of shares. If there is any change in during the year, that is also required to be disclosed. Promoter, for the definition of promoter, we need to refer to the Companies Act 2013. There are various definitions of promoter as per various acts. For example, SEBI has its own definition, IBC has its own. So we need to refer to Companies Act only. Promoter is defined there, and details shall be given for each class of shares. For example, this for equity shares, preference shares, for any other convertible shares, or any other shares having differential voting rights or something. So we have to mention, we have to give details separately for each class of share.
So earlier we used to give details only for shareholders holding more than 5% of share. That disclosure is still there. If there is any repetition, we need to disclose it here also. Apart from that, percentage change shall be computed with percentage share needs to be disclosed, and it shall be computed with respect to number of shares at the beginning of the year. And if the number of shares at the beginning of the year are nil and shares have been issued for the first time during the year, then the percentage needs to be calculated based upon the date of issue, right? For example, अगर January 21 में शेयर इशू करे हैं and 31st March 21 की आप बैलेंस शीट कंसीडर कर रहे हो, तो January 1 के शेयर और 31st मार्च के शेयर्स में अगर कुछ चेंज है तो उसको बेस बना के आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, राइट? सेकंड है एजिंग का। एजिंग सबसे पहले हमें देनी है ट्रेड पेबल की। उसके चार जो है वो सेगमेंट हैं, चार कॉलम्स हैं। दिस इज ओनली फॉर ट्रेड पेबल विच इज ड्यू फॉर पेमेंट, जिसकी आपने बिलिंग कर दी। देयर हैज बीन सम क्रेडिट पीरियड दैट इज बीन डिफाइंड। उसमें हमें सबसे पहले तो ये देना है कि एमएसएमई से रिलेटेड कितने हैं, एमएसएमई के अलावा कितने हैं, अदर्स कितने हैं। दीज आर अनडिस्प्यूटेड। उसके बाद डिस्प्यूटेड भी। सबसे पहले क्या नोट करना है कि ड्यू फॉर पेमेंट हुए हैं या नहीं, राइट? ड्यू फॉर पेमेंट हुए हैं। उसके बाद एमएसएमई से कितने रिलेटेड हैं, अदर से कितने रिलेटेड हैं, एमएसएमई से डिस्प्यूटेड कितने हैं और अदर्स डिस्प्यूटेड ड्यूज कितनी हैं। इनको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करना है। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 year, 2 to 3 year, and more than 3 years, right? Similar information is required where no due date of payment is specified. अगर payment specified date आपको नहीं मालूम, उस केस में भी similar disclosure is required. एक और टेबल बनेगा जिसमें कि आपको सेम पैरामीटर्स के बेस पे वैल्यूज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा where no due date of payment is specified. इसके अलावा अगर कुछ अनबिल्ड ड्यूज है दैट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। मतलब आपको पता है कि आपको पेबल है बट इट हैज नॉट बीन बिल्ड, तो अनबिल्ड ड्यूज जितने भी हैं आपको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना। सिमिलरली टू द ट्रेड पेबल देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें भी आपको शेड्यूल देना है। The note on long-term trade receivable in other non-current assets में देना है, और जो current है, जो trade receivable है, वो current assets में देना है। This is also for due for payment, जहाँ पे आपका receivables जो है वो due हो चुके हैं पेमेंट के लिए। तो ये FB जो है वो शेड्यूल का नाम है, जो शेड्यूल 3 में हेडिंग डिफाइन कर रखी है, दैट इज FB। वहीं से कॉपी हो गई है शेड्यूल 3 से ही। तो ट्रेड रिसीवेबल में सेम डिस्क्लोजर देना है, सिमिलर डिस्क्लोजर देना है, लाइक अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, कंसीडर्ड डाउटफुल, एंड फॉर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल आल्सो डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल। इसमें भी सिमिलर एजिंग देनी है, बट इसमें आप देखिएगा कि दो बाइफरकेशन है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में लेस देन 1 ईयर को एक साथ दिखाना था, यहाँ पर लेस देन 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर को सेपरेटली डिस्क्लोज करना, राइट? 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. Similar information is also required where no due date of payment is specified. अगर कुछ due date है नहीं specify है, in that case also it is required to be disclosed separately. Unbilled dues shall be disclosed separately. जिसको अभी आपने बिलिंग नहीं करी है उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। Now next is the capital work in progress. Capital work in progress में आपको सर जो है एजिंग देनी है, इसमें दो बाइफरकेशन देने हैं। The first one is project in progress and projects temporarily suspended. कोई आपने ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है, which can be identified from the board minutes. बोर्ड के मिनट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं what are all the projects that have been temporarily suspended and what are the projects in progress.
उसमें भी एजिंग जो देनी है लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर्स, एंड द टोटल शुड टैली विद CWIP अमाउंट इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट के फेस पे बैलेंस आ रहा है और जो नोट पे डिस्क्लोजर जा रहा है वो टैली होना चाहिए। कोई बता सकता है ये रिक्वायरमेंट क्यों आई होगी? एनीवन कैन, if we can throw some light on this, what is the need of this disclosure? I'll tell you. There are many infrastructure project companies, many steel sector companies who have defaulted on the payment of their debt and interest payment to banks, which have been referred to IBC. IBC में जाने के बाद उनको पता लगा कि there have been certain projects, certain projects in progress or temporarily suspended जो कि more than 3 years से आपकी books में carry forward हो रहे हैं under CWIP, which is not viable or not which are not going to complete in future as well. So the company, for the transparency purpose, they want कि कंपनी शुड डिस्क्लोज कि आपके ऐसे कौन से CWIP प्रोजेक्ट हैं जो 3 साल से ज्यादा चल रहे हैं। एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो जितने भी IBC में केस गए स्टील सेक्टर के, उसमें पता चला एक कंपनी ने पावर प्लांट को ट्रायल रन के अंदर ही 2 साल चला दिया। ट्रायल रन के अंदर 2 साल चलाने का एडवांटेज क्या होता है, जितनी भी आपकी ट्रायल रन कॉस्ट होती है वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाती है। इट डज नॉट इम्पैक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट नहीं करते तो आपकी रोजी पिक्चर निकल के आती है, आपका EPS अच्छा आता है, PBT पैट सब अच्छा निकल के आता है। Whereas अगर वो ट्रायल रन में नहीं उसको रन कर रहे होते तो वो कॉस्ट जो है वो P&L को हिट करती है। तो इससे एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी निकल के आएगी कि why the company is having so much of projects in more than 3 years category. This can raise a few questions. The stakeholders may raise few questions with the company. इसके अलावा CWIP में एक और शेड्यूल देना है जहां पर कॉस्ट और टाइम ओवररन हो गया है। मतलब कि कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक 3 साल हो गए प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, या फिर ओरिजिनली कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि इसमें ये जो प्रोजेक्ट है पावर प्लांट का ये 100 करोड़ में बनेगा, but now the cost has been exceeded and the project is still under CWIP. In that case also we have to give the project wise detail, project wise aging of the CWIP, जहां पे activity is in progress, and separate disclosure is required for projects where activities has been suspended. Project जो चल रहे हैं उनके लिए भी एजिंग देनी है, जो प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए हैं उनके लिए भी एजिंग देनी है प्रोजेक्ट वाइज, जहां पर कॉस्ट और टाइम ओवररन हो। ऐसे ही डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं जो, जैसे कि आपके कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, कोई टेक्निकल नो हाउ के लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या कोई प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके जितनी भी कॉस्ट है उसकी आपको एजिंग देनी है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की एंड द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड। नीडलेस टू से द टोटल शुड मैच विद द बैलेंस शीट। जो फेस पे बैलेंस शीट है उससे मैच होना चाहिए। और एजिंग किस कैटेगरी में देनी है? लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। जैसे CWIP में हमने डिस्क्लोजर दिया था कॉस्ट एंड टाइम ओवररन का, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में भी सिमिलर डिस्क्लोजर देना है कॉस्ट और टाइम ओवररन का। अगर कंप्लीशन शेड्यूल से ज्यादा हो गया है तो दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड सेपरेट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स एज वेल, एंड इंफॉर्मेशन नीड टू बी फर्निश्ड प्रोजेक्ट वाइज। एम आई क्लियर ऑन दिस? So there is a query where to disclose. This needs to be disclosed in the financial statement along with the notes to accounts. जहां पे आप पर्टिकुलर CWIP का नोट देते हैं उसी के अंदर सब नोट आपको डिस्क्लोज करना। Next is the property, plant and equipment and intangible asset.
इससे पहले देखते हैं कि कारों में क्या रिक्वायरमेंट आई है अभी। The requirement in the CARO is whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of PPE. Then the next is whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets. ये intangible assets का CARO में भी रिवीजन हुआ है। CARO जो अब आपका 2020 वर्जन है, CARO 2020 वर्जन, this is also applicable from next year, 1 April 2021 से applicable है। पहले last year तक applicable था, but now it has been now by way of a notification it has been extended from to be applicable from 1 April 2021. Then the third point is whether these property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification. If so, whether the same has been properly dealt with within the books of accounts. So this is all we need to disclose in CARO. And one last point, whether title deeds of all immovable properties other than properties where the company is lessee and lease agreements are duly executed in the favor of lessee, disclosed in the financial statements, are held in the name of the company. कंपनी के नाम पे हैं सारी immovable properties की title deeds या नहीं? कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो पार्टनरशिप से कन्वर्जन होके बनती है, तो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम पे ही रह जाती है। टाइटल डीड्स जो है वो पार्टनर्स के नाम पे ही रह जाती हैं, बट बुक्स में कैरी फॉरवर्ड वैल्यूज चली जाती हैं और हम बुक्स में उसको बैलेंस शीट में दिखाते भी हैं। इन दैट केस आल्सो देयर इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि आपको ये सारे केसेस डिस्क्लोज करने। इसके अलावा एक ये नया क्लॉज ऐड हुआ है, whether the company has revalued its property, plant and equipment including right of use asset. ये जो यहाँ पे रेड कलर से मार्क है, दिस इज रिलेटिंग टू Ind AS। बाकी जो ब्लू वाला है वो दोनों पे एप्लीकेबल है, IGAAP वर्सेस IGAAP एंड Ind AS, दैट इज डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। तो राइट ऑफ यूज एसेट हमारा Ind AS 16 से डिटरमिन होता है। There is a separate accounting principle as per Ind AS 16. If you have taken any property or anything on rent, in that case, right of use assets is identified and recognized and measured. So, under this clause, if the company has revalued PPE or ROU asset or intangible assets or both during the year, so the auditor needs to report whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. First thing is, revaluation can be done by a registered valuer only, and specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of PPE or intangible. अगर 10% से ज्यादा का रिवैल्यूएशन है, देन आपको हर क्लास में अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो डिस्क्लोज करना है, ऑडिटर को अपनी कारो रिपोर्ट करनी है। एक नेक्स्ट क्लॉज ऐड हुआ है, whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transaction Prohibition Act and rules made thereunder. If so, whether the company has appropriately disclosed the details in the financial statement. ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने अगर कुछ ऐसे केसेस हैं तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है या नहीं। नाउ लेट अस कम टू डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या डिस्क्लोजर करने हैं? पहली चीज जो टाइटल डीड से रिलेटेड है, अगर टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है तो बाय वे ऑफ दिस चार्ट द कंपनी नीड टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट अंडर द हेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में भी डिस्क्लोज करना है, and property, plant and equipment retired from active use and held for disposal. Basically disposal group से related अगर कुछ है, land है, building है, वो सब भी डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा अगर किसी और कैटेगरी में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी ने हेल्ड करी हुई है अपने नाम पे, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। डिस्क्रिप्शन देनी है प्रॉपर्टी की, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बुक्स में कितनी आ रही है, ये बताना है कि टाइटल डीड किसके नाम पर है। नेक्स्ट ये बताना है कि टाइटल डीड किसी प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव या एम्प्लॉई ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर इनके नाम पर तो नहीं है।
रिलेटिव और प्रमोटर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में कंसिडर करेंगे, और किस डेट से कंपनी ने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, व्हाट इज दी प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस व्हिच डेट। और इसके लास्ट में जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है वो देना है कि कंपनी के नाम पे ये क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाई, या कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है ये प्रॉपर्टी। सो this is an additional disclosure requirement whose title deeds are not held in the name of the company needs to be disclosed here. The company shall provide the following details: all the immovable property other than property where the company is lessee, जहाँ पे lessee है company वहाँ पे disclose करने की जरूरत नहीं है। Last point है where such immovable property is jointly held with others, details are required to be given to the extent of the company. अगर आपने कोई jointly property हेल्ड करी हुई है, इन दैट केस आपको सिर्फ अपने शेयर का अमाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज करना है ग्रॉस कैरिंग वैल्यू में, नॉट द एंटायर अमाउंट ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, राइट? एनी डाउट स्टिल है? नेक्स्ट इज द डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, whether where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Act and the rules made thereunder, the company shall disclose the following. क्या क्या disclose करना है आपको? Details of such property including the year of acquisition, उस property की details और आपने कब purchase करी है, amount कितना है, beneficiary कौन है उसका, if property is in books then reference to the item in the balance sheet, if property is not in books then the fact shall be stated with reason, अगर कंपनी के बुक्स में नहीं है then the fact should also be stated with reason, where there are proceedings against the company under this law as an abettor of the transaction or as the transferor then the details shall be provided. अगर as an abettor है या ट्रांसफर है तो ये डिटेल आपको देनी है, अगर ट्रांसफरी है, बेनिफिशियरी है, then this detail is not required to be given. Then further you need to disclose the nature of the proceeding, status of the same and what is the viewpoint of the company on the same. कंपनी का क्या व्यू पॉइंट है उस केस से रिलेटेड, वो भी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको बताया कि कोई रिवैल्यूएशन की वजह से कुछ चेंज है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में shall additionally disclose the amount of change due to revaluation if the change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of property plant and equipment. अगर 10% से ज्यादा चेंज है तो दिखाना है। Also the note on intangible asset also shall additionally disclose the amount of change. A similar disclosure is also required for intangible assets as well as for tangible assets. Further, the company need to see whether the valuation is from registered valuer or not. If not, then the auditor need to report in the CARO and the management needs to report in the notes to account. एक change आया है which is just replacement of the word tangible assets. Tangible assets को हटा के property plant and equipment से substitute कर दिया। नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेंटरी और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं कारो में क्या रिक्वायरमेंट है। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट। ये 2016 में कारो में भी है, 2020 में भी है। दिस रिमेन इंटैक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड, जो 2016 में कारो जो अभी 2020 के लिए एप्लीकेबल है या 2021 के लिए एप्लीकेबल है उसमें हमें ये देना है whether there is any material discrepancies। लेकिन अब जो नया कारो आया है 2020 which is applicable for financial year starting from April 2021, उसमें हमें देना है, उसमें डिस्क्लोज करना है whether the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate, whether any discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed,
तो मटेरियल को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 10%। फिक्स्ड एसेट्स के केस में नहीं किया, सिर्फ इन्वेंट्री के केस में उन्होंने कहा जो हम 2016 में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर्ड यूज करते थे, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल बी सीइंग वेदर इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 10% और नॉट। मटेरियलिटी को उन्होंने 10% से डिफाइन कर दिया फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। The last point is same, whether they have been property dealt with within the books of account. From when it is applicable, sir, CARO 2020 नाम है, it is applicable from 1st of April 2021. Schedule 3 amended is applicable from 1st of April 2021. Right? Financial year beginning 2021. अभी हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजिंग के पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं which will be required to be disclosed in 2021 बैलेंस शीट फॉर प्रीवियस ईयर आल्सो। जब आप पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे, नो सर, फॉर बैलेंस शीट ऑफ 2021 नहीं, फॉर बैलेंस शीट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी बैलेंस शीट बनेगी वो इसी फॉर्मेट में बनेगी। अगर कोई क्वार्टरली बैलेंस शीट बनाता है या हाफ ईयरली, अब सितंबर में हाफ ईयरली बैलेंस शीट बनेगी फॉर डिस्क्लोजर टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए, दैट विल बी एज पर दिस रिवाइज शेड्यूल। तो द पॉइंट इज कि जब 1 अप्रैल के बाद आपके पास नया फ्रेमवर्क है, तो जब प्रीवियस ईयर की फिगर्स आप दोगे 2021 की, तो प्रीवियस ईयर की फिगर्स के लिए भी दीज ऑल शुड बी रेडिली अवेलेबल विद यू। तो अगर आप आज से ही इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जब 2021 की बैलेंस शीट फाइनलाइज करेंगे, तो ट्राई टू कैप्चर ऑल दीज फिगर्स इन योर वर्किंग पेपर्स। Next is whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees. यहाँ पे वर्ड है, उस पे फोकस कीजिएगा। sanctioned working capital limit है, sanctioned है, utilization नहीं। and the thing is any point of time of the year, तो किसी भी point of time in excess of 5 crore, 5 crore से ज्यादा, in aggregate from banks or financial institution on the basis of security of current assets. Current assets as a security pair अगर 5 करोड़ से ज्यादा aggregately from banks and financial institution, अगर sanction limit है at any point of time during the year, in that case the auditor need to mention that the quarterly returns or statement filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account. तो जो मैनेजमेंट ने बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो स्टेटमेंट सबमिट करी है क्वार्टरली या रिटर्न सबमिट करी है, दैट इज मैचिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ नॉट, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स कि मैंने तो स्टॉक स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब चेक करी थी 30 सितंबर की, तो स्टॉक बुक्स में आ रहा था 10 करोड़ का, लेकिन मैनेजमेंट ने जो बैंक को फाइल करी है उसमें स्टॉक की फिगर आ रही है 15 करोड़ की। तो यू हैव टू गिव दी डिटेल्स, कौन कौन सी जो है वो मैच नहीं हो रही, राइट, विच इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क एंड इट कैन लीड टू ट्रबल टू मेनी कंपनीज। अच्छा, ये तो कारो का रिक्वायरमेंट था। अब शेड्यूल 3 में क्या कहते हैं? शेड्यूल 3 में कहते हैं where the company has borrowing from banks or financial institution on the basis of security of current asset, it shall disclose the following. यहाँ पे वर्ड वो यूज कर रहे हैं borrowing का, यहाँ पे ना sanction यूज कर रहे हैं ना utilize यूज कर रहे हैं। कॉमन पार्लेंस में अगर यूटिलाइज होगा तभी इसको कहते हैं where the company has borrowing। उस केस में whether quarterly returns or statement of current assets filed with the company filed by the company with banks or financial institution are in agreement with the books of account। आपको क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट्स को मैच करना है मैनेजमेंट को,
If not, then summary of reconciliation and reasons of material discrepancies, if any, needs to be adequately disclosed. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शेड्यूल 3 में देयर इज नो लिमिट ऑफ 5 करोड़। कारों के अंदर 5 करोड़ की लिमिट थी। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड में जाऊं, यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ की बात हो रही है। ऑडिटर को तब रिपोर्ट करना है जब सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है। मैनेजमेंट के लिए ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपने 10 लाख की भी बोरोइंग कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, आपने स्टॉक को हाइपोथिकेशन किया हुआ है, उस केस में आपने 10 लाख की भी बोरोइंग करी हुई है, आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करी है दैट इज इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और if not you need to give a reconciliation or provide reason of material discrepancies. Clear है sir ये point? तो मटेरियल डिस्टर्बेंसेस नॉर्मली कॉमन पार्लेंस में हम ये मान के चलते हैं कि 10% से ज्यादा अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो मटेरियल, normally 10% is acceptable, within 10% range it is everything is acceptable. Next is the willful defaulter and end use of the funds. कारों में क्या रिक्वायरमेंट है सर, ये देखते हैं। Where the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default to be reported as per the table specified. अगर किसी कंपनी ने repayment of loan or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, किसी भी lender को अगर default किया है, then the period and amount of default has to be reported. Where the company is declared willful defaulted by any bank or financial institution or other lender, तो कारों में ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि कंपनी को किसी बैंक ने तो willful defaulter नहीं डिक्लेयर कर दिया, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी अदर लेंडर ने तो willful defaulter नहीं डिक्लेयर कर दिया। आरबीआई कम्स विद द लिस्ट ऑफ willful defaulters एवरी ईयर। हर साल जो है आरबीआई उसको अमेंड करता है। तो ऑडिटर को वो वेरीफाई करना है कि आपके बैंक ने कभी कोई डिफॉल्ट किया हो और उसको willful defaulter कर दिया डिक्लेयर, देन इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट इट इन दी कार। ये जितने भी क्लॉज में ब्लू में आ रहे हैं ये सारे के सारे एडिशनल क्लॉजेज हैं। ब्लैक वाले जो हैं दैट इज इन ब्लैक फॉन्ट, ये पहले भी कारों में थे। दीज आर दी अमेंडमेंट इन कारो 2020। एक और क्लॉज था कारो 2003 के अंदर था, वो कारो 2016 आया तो गायब हो गया, उन्होंने हटा दिया था। Whether term loans were applied for the purpose of for which the loans were obtained, if not, the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used will be reported. अब ये reintroduce कर दिया है कारो 2020 में। अगर आपने कोई ऐसे टर्म लोन है जो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लिए थे और उस पर्पस के लिए नहीं यूज करे, तो दैट मीन्स इट इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स। और आपने उसको कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे यूज किया है, दैट इज द रिक्वायरमेंट टू बी दैट इज द रिक्वायरमेंट कास्टेड ऑन द ऑडिटर टू रिपोर्ट इन दी कारो। कारो में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी XYZ ने मशीनरी परचेज करने के लिए 20 करोड़ का लोन लिया था, उसमें से उन्होंने 15 करोड़ की मशीनरी ली है और 5 करोड़ रुपए की सब्सिडरी में फंडिंग कर दी, सब्सिडरी के शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए। दिस इज आल्सो डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अनदर क्लॉज रीइंट्रोड्यूस फ्रॉम कारो 2003। कारो 2003 के अंदर था लेकिन 2016 में गायब हो गया, अब वापस से आया है, वापस से री एंट्री करी है इस क्लॉज में। Whether funds raised on short-term basis have been utilized for long-term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated. आपने सीसी लिमिट ली है और सीसी लिमिट से आपने क्या किया है, लॉन्ग टर्म मशीनरी परचेज कर दी, आपने मशीनरी परचेज कर दी। So this is quite clear that you have raised short-term funds on short-term basis and utilize it for long-term purposes. अब देखते हैं शेड्यूल 3 में क्या रिक्वायरमेंट है। willful defaulter,
where a company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, following details shall be given. Date of declaration as willful defaulter, date of declaration देनी है, details of default, amount and nature of default. ठीक है सर, अमाउंट क्या था जो आपने डिफॉल्ट किया, उसका नेचर क्या था, इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल था, पेनल्टी चार्जेस थे, अदर चार्जेस थे, प्रोसेसिंग फीस थी, कमिटमेंट फीस थी, गारंटी चार्जेस थे, क्या था. Willful defaulter here means a person or an issuer who or which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by the Reserve Bank of India. ठीक है सर, आपको मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है कि कंपनी को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने willful defaulter की कैटेगरी में नहीं डाला. Then the disclosure is also required, that disclosure related to utilization of borrowings, where the company has not used the borrowing from banks and financial institutions for the purpose for which it was taken at the balance sheet date. The company shall disclose the details of where they have been. Similar disclosure जो कारों में डाला है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिया. शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर लिया. ऑल दीज नीड टू बी disclosed in the financial statement by the management also. पर एक्चुअली हुआ क्या था, कारो 2020 तो पहले आ गया, ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डाल दी और कंपनी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं. तो देयर वाज अ वेरी ह्यू एंड क्राई वाज मेड कि भाई ऑडिटर क्या क्या करेगा, क्या क्या आइडेंटिफाई करेगा, सारा कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कर दी है. देन दे हैव अमेंडेड दिस शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 मैनेजमेंट का है, तो कह रहे अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी तो ऑडिटर उसके ऊपर कमेंट कर सकता है ना. ऑडिटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ी बन जाएगा कि हर चीज को आइडेंटिफाई करके अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल देगा. मैनेजमेंट जो उसको देगी उसी के ऊपर ही तो कमेंट कर सकता है. हमारा जो ओपिनियन होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही तो होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले डिस्क्लोज करवाओ ना आप. दैट इज व्हाई ऑल दीज चेंजेस नाउ आर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और कारों को 1 साल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि जिस साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेंगे उसी साल से ऑडिटर को उनके ऊपर कमेंट करना है. राइट, ये सिंक कर दिया भैया. इफ डिफॉल्टर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप डिस्क्लोज करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है, ये आइडेंटिटी लोन से लिंक नहीं. दिस इज नॉट लिंक टू लोन. अगर आपने डिफॉल्ट पहले ही कर रखा है तो वैसे भी आप डिफॉल्ट की डिस्क्लोजर तो आप दे ही रहे हो. आप उसमें एडिशनल लाइन लिख सकते हो कि व्हेन द पर्सन वाज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर. अभी क्या है कि शेड्यूल 3 का गाइडेंस नोट भी नहीं आया है. गाइडेंस नोट आएगा तो दीज एस्पेक्ट्स विल बी मोर क्लियर, बट टू माय माइंड you can definitely mention it in the notes to accounts. There is no harm in that, and it is not going to impact any other status of the company. It is not going to impact the going concern or any other factor which needs to be incorporated in the financial statement. So disclosure ही है, आप दे सकते हैं, there is no issue. Then the next is relating to solvency and ratios. Solvency से related 2 पॉइंट हैं जो कारों में भी आए हैं. कारों में हमें रिपोर्ट करना है clause on capability of the company for meeting its liabilities. What we need to report is on the basis of financial ratios, aging and expected date of realization of financial assets. On the basis of financial ratios, aging and expected date of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statement, the auditor knowledge of the board of directors and management plan, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, that company is capable of meeting its liabilities existing at the balance sheet date,
as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet. मतलब कंपनी के ऑडिटर को जिस दिन वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है उस दिन ये असर्टेन करना है कंपनी के फाइनेंशियल से, रेशियो से, एजिंग से और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन से और एक्सपेक्टेड पेमेंट शेड्यूल से ये कंपनी बैलेंस शीट से 12 महीने तक there is no material uncertainty on the going concern. The company is capable of meeting its liability existing at the balance sheet date. ठीक है सर। अब ये बताइए, ये कारों में तो डाल दिया लेकिन ना तो कोई फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ना कोई एजिंग है, ना कोई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है ऑडिटर के पास। ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लेके आए हैं चेंजेस। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑडिटर बेचारा क्या क्या करेगा, उसके लिए अब क्या क्या एडिशनल काम है। वो पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स जो है उनकी आप डेट बताओ, एक्सपेक्टेड डेट बताओ, फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन बताओ, आप हमें अपनी लायबिलिटी पोजीशन बताओ, 1 साल के अंदर कौन कौन सी पेमेंट करनी है। आपको याद होगा वो एजिंग्स आई हैं इसकी, CWIP की, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ट्रेड पेबल की, वो सारी इसी वजह से आई हैं। और कंपनी के क्या पेमेंट प्लान्स हैं। उसके बाद इंक्लूड स्पेसिफिकली दैट ऑल मटेरियल इवेंट्स ट्रांजैक्शन पोस्ट बैलेंस शीट डेट बट बिफोर रिपोर्ट डेट दैट कुड इम्पैक्ट द पेइंग कैपेसिटी इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट बोर्ड हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जिससे कि पेइंग कैपेसिटी हर्ट हुई है एंटिटी की, दैट फैक्ट शैल हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। इसके लिए आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना, उसी के बेस पे तो आप ओपिनियन दे पाओगे। वैसे क्या आप ओपिनियन दे सकते हो? बड़ा ही डिफिकल्ट जॉब है, ओपिनियन तो खैर देना ही पड़ेगा, बट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन पे आप ये कहो कि भाई कंपनी में देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड the company is capable of meeting its liability. Basically आप कंपनी की सॉल्वेंसी बता रहे हैं। अब देखिए रेशियोज कौन कौन से डिस्क्लोज करने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में सारे रेशियो डिस्क्लोज करने हैं, करंट रेशियो डिस्क्लोज करना है, डेट इक्विटी रेशियो डिस्क्लोज करना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो डिस्क्लोज करना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, नेट कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ये सारे के सारे जितने भी 11 रेशियोज हैं ये डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद अगर किसी भी रेशियो में 25% से ज्यादा का चेंज आया है तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि मेरे करंट रेशियो में लास्ट टाइम मेरी करंट रेशियो XYZ थी या 1.2 थी, इस बार मेरी करंट रेशियो 2% है, then why there has been increase in more than 25%। आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा डिटेल कि मेरे पास मार्च में अनसोल्ड इन्वेंटरी रह गई, मेरे ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज नहीं हो पाए, या मैंने XYZ जो भी रीजन रहे थे, हर रेशियो वाइज आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस आपको ये भी बताना है कि आपने करंट रेशियो डिटरमिन करने के लिए क्या न्यूमरेटर लिया है और क्या डिनोमिनेटर। पहले क्या होता था, करंट रेशियो कंपनी जो है वो बैलेंस शीट में तो डिस्क्लोज करती नहीं थी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करती। बैलेंस शीट की हालत कुछ और होती थी, करंट रेशियो की हालत जो है वो रोजी दिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से, डायरेक्टर ने अपने हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए होते थे, अपने हिसाब से पैरामीटर सेट करके रेशियोज निकालते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता, जो भी लिखना है आपको, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेना है उसको कंसिडर करो और वहां डिस्क्लोज कर दो, ताकि पता तो चले सामने वाले को कि आपने करंट रेशियो डिटरमिन कैसे करी है, राइट। और जब पिछले साल से कंपैरिजन करोगे तो वैसे ही पता लग जाएगा। ओके, अब ऑडिटर को ये सब मिलेगा तभी तो ऑडिटर कमेंट कर पाएगा। उन्होंने कहा पिछले पॉइंट में कि बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल रेशियोज, पहले तो फाइनेंशियल रेशियोज जाती ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, अब जाएंगी। एजिंग, पहले तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एजिंग, ना हम तो डेटर्स की भी नहीं देते, बस एक ही देते हैं, मोर देन 6 मंथ लेस देन।
उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन, अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन कहाँ से लेंगे, वो हम बोर्ड से लेंगे, एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी सारे बोर्ड से। तो कुछ तो ऑन रिकॉर्ड आया, ऑडिटर को सारा कुछ इन्वेस्टिगेट तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जिस चीज के ऊपर ओपिनियन देना है वो डाटा तो मिलेगा कम से कम, पहले तो डाटा ही नहीं मिलता। लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, ये नेक्स्ट हेडिंग है, लोन्स और एडवांसेस। अब देखिए इसमें कारों में क्या चेंज है। पहला पॉइंट है whether the company has taken any funds from any entity. This is the new requirement in Caro. Whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiaries, associates or funds. अगर आपने कोई सब्सिडरी की ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए खुद लोन ले रहे हैं ना, तो वो आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है, सब आप एसपीवी बना देते हैं, सब्सिडरी को लोन तो मिलता नहीं है, तो यू डिसाइड कैसा करते हैं, होल्डिंग कंपनी की रेटिंग भी अच्छी है तो होल्डिंग कंपनी लोन ले लेती है और सब्सिडरी को एज इट इज पास ऑन करती है। तो वो सारे के सारे इस नेचर की ट्रांजैक्शन को आपको कारों में रिपोर्ट करना है। डिटेल्स thereof with nature of such transaction and the amount in each, right? There is no harm in doing these things, these are all business decisions, but आपके शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। Whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities held in the subsidiary joint venture or associate company. अगर आपने सब्सिडरीज के शेयर, एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को आपने कहीं प्लेज किया हुआ है और लोन लिए हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको देनी है। एंड ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन, अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ है तो उसको भी कारों में रिपोर्ट करो। शेड्यूल 3 में क्या रिक्वायरमेंट है? Details in respect of utilization of borrowed funds and securities premium or share premium shall be provided in respect of transactions where an entity has provided any advance, कोई advance दिया है, कोई loan दिया है, or invested fund to any other person or entity or entities, किसी person को, किसी entity को या entities को, including subsidiary, joint venture and associate and foreign entities, कोई foreign entity को भी अगर दिया है तो वो भी डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ट्रांजैक्शन वेयर एन एंटिटी हैज रिसीव्ड एनी फंड फ्रॉम एनी पर्सन और एंटिटी और एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन, अगर रिसीव किया है तो भी डिस्क्लोज करना है, और अगर आपने लैंड किया है या एडवांस किया है लोन तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोन गिवन, अब देखिए ये शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की। वेयर कंपनी हैज एडवांस और लोन और इन्वेस्टेड फंड्स, चाहे वो बोरोड हो, चाहे शेयर प्रीमियम हो या किसी और सोर्स से हो, टू एनी पर्सन, एंटिटी, एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, कोई इंटरमीडिएटरी है उसको भी, विद द अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो राइटिंग में है चाहे वो ओरल है, दैट the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company. बेसिकली एक कंपनी ने इंटरमीडिएटरी के थ्रू आगे इन्वेस्टमेंट करी है या इंटरमीडिएटरी के थ्रू आगे लोन प्रोवाइड फॉर किया है, तो ऑल सच डिस्क्लोजर नीड टू बी गिवन इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द इंटरमीडिएटरी एंड द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। और अगर कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, तो वो भी डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्स मांग रहे हैं? इतनी डिटेल्स मांगने के बाद इसको करेंगे क्या? बैलेंस शीट भी तो मोटी बनानी है। The company shall disclose the following: date and amount of fund advance or loan or invested in intermediary with complete details of each intermediary. Date and amount of fund further advance or loan invested by such in जब ultimate beneficiary को गया तब detail, date and amount of guarantee, security or like provided to the to or on behalf of ultimate beneficiary. Declaration भी देनी है that relevant provisions of FEMA and Companies Act has been complied with for such transaction
and the transactions are not violative of PMLA. मनी लॉन्ड्रिंग से वायलेशन, कोई भी वायलेशन नहीं है, इस चीज की डिक्लेरेशन भी देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। Similar thing is required to be disclosed for loans received, जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है उसके बिहाफ पे, मतलब अगर आपने पहले तो फंड्स दिए हैं, अगर आपने फंड रिसीव करे हैं, then also similar disclosure is required to be given. This is just a repetition, no need to discuss this. Loans and advances in the nature of loans. Loans and advances in the nature of loans जो है that needs to be specified and disclosed. Following disclosure shall be made where loans or advances in the nature of loans are granted to promoter, director, KMPs and related parties. किसी भी डायरेक्टर को, प्रमोटर को, KMP या रिलेटेड पार्टी को अगर आप लोन दे रहे हैं या फिर एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दे रहे हैं, that needs to be disclosed either severally or jointly with any other person, that are repayable on demand or without specifying any name. अभी तक तो हम लोन दे देते हैं ना किसी भी सब्सिडरी को कि भाई ये लो, किसी भी अपनी सब्सिडरी को, एसोसिएट को, जॉइंट वेंचर को या रिलेटेड पार्टी को लोन दे देते हैं जिसकी रीपेमेंट टर्म शीट डिफाइंड नहीं होती है, फिर बैलेंस शीट में लिख देते हैं रीपेबल ऑन डिमांड। अब उन सारे सबको अलग से डिस्क्लोज करना है, किसके साथ रीपेबल ऑन डिमांड है, किसी के साथ कोई टर्म्स ही नहीं है रीपेमेंट। प्रमोटर वाइज डायरेक्ट प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, केएमपीस को, रिलेटेड पार्टीज को अलग से। अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, आपका 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना है और टोटल लोन का कितना परसेंटेज है, राइट। इसके अलावा कुछ अदर कंप्लायंसेस हैं related to relationship with stuck-off companies, where the company has any transaction with companies struck off under section 248 of the Companies Act or 560 of Companies Act 1956, the following shall be disclosed. Name of the company बताना है जिसका नाम struck off हो गया है, nature of transaction बतानी है, balance outstanding बताना है, and relationship बताना है कि क्या relationship था, right? अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी disclose नहीं है। और ट्रांजैक्शन किस नेचर की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी हो, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, उसका नाम स्टॉक ऑफ हो गया, तो ऐसा आप इन्वेस्टमेंट को कैरी कैसे कर रहे हैं, आई डोंट नो। रिसीवेबल्स, आपके रिसीवेबल्स हैं उस एंटिटी से, तो आपको या तो राइट ऑफ करना है या प्रोविजन करना है। पेबल्स हैं, शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी के शेयर्स किसी ऐसी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं जो उसका नाम ही स्टॉक ऑफ हो गया। अदर आउटस्टैंडिंग, other outstanding balances. This has to be as on the balance sheet date, struck off companies as on the balance sheet date. अभी तक तो यही है मैम, अगर कुछ आएगा तो फिर गाइडेंस नोट में अगर डिफरेंट ओपिनियन आएगा तो ओके थैंक यू। अच्छा, एक और चीज बतानी है हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स में मैनेजमेंट को बतानी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फेक्शन इज येट टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बियॉन्ड द स्टेट्यूटरी पीरियड, डिटेल्स एंड रीजंस देयरऑफ शैल बी डिस्क्लोज्ड। 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है आपको चार्ज रजिस्टर करने के लिए। सॉरी, अगर उस 30 पीरियड्स के बियॉन्ड कोई डिले है, then details and reasons needs to be disclosed in the financial statement. Further, compliance with the number of layers, where the company has not complied with the number of layers prescribed under section 87 of section 2, then अगर 2 लेवल तक आप 2 लेयर तक नीचे जा सकते हैं, अगर उससे ज्यादा नीचे जाते हैं that is called the non compliance। उस केस में आपको कंपनी का नाम और सिन नंबर जो है वो डिस्क्लोज करना है, और relationship plus the extent of holding in such downstream company shall also be disclosed. एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्लॉज है, compliance with approved scheme of arrangement, where any scheme of arrangement has been approved by competent authority in terms of section 230 to 237 of the Companies Act, the company shall disclose that the effect of such scheme of arrangement have been accounted for in the books of accounts in accordance with the scheme.
कोई भी आपकी डीमर्जर, मर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग कोई भी स्कीम आपकी अप्रूव हुई है तो आपको ये बताना है कि बुक्स के अंदर उसकी अकाउंटिंग हो गई है इन अकॉर्डिंग विद द स्कीम एंड विच इज विद in accordance with the relevant accounting standards applicable. Accounting standards भी follow करे हैं. अगर कुछ deviation है तो उसको आपको explain करना है. पहले तो वो कह रहे हैं कि it has to be with the scheme and the accounting standards. And फिर वो बोल रहे हैं कि अगर कोई deviation है तो उसको explain करो. तो इसका मतलब वो भी जानते हैं कि कई बारी ऐसी schemes approve हो जाती हैं which is not as per the accounting standards. हालांकि जब भी कोई ऐसी स्कीम होती है अप्रूव तो दे टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर कि जो प्रपोज स्कीम है दैट इज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट समटाइम्स इट हैपेंस कि स्कीम अप्रूव होने में टाइम लग जाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाता है फॉर दैट आल्सो डेविएशन इज देयर एंड इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन रिक्लासिफिकेशन हुई है. हम एक आइटम हेड दिखाते थे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसको हम दिखाते थे अदर करंट लायबिलिटीज. उसको हम अदर करंट लायबिलिटीज में ना दिखाकर अब हम नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. राइट. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड अंडर द हेड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज रादर देन अदर करंट लायबिलिटीज. इससे आपके करंट रेशियो के ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा. Security deposit shall be omitted from long-term loans and advances and inserted under the heading other non-current assets. This is just a disclosure presentation change, nothing else. Unrecorded income. So there is one more clause in CARO which said that whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. क्या होता था आपके यहाँ पे कोई सर्च हुआ, कोई सर्च हुई या कोई रेट हुई तो क्लाइंट क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, तो सरेंडर सर्टेन इनकम. उस सर्टेन इनकम को तो सरेंडर कर देते हैं और उसके ऊपर टैक्स भी दे देते हैं. उसके बाद आगे चलो. बुक्स में अकाउंटिंग नहीं होती उसकी कोई भी. बुक्स में अकाउंटिंग सिर्फ उस पोर्शन की होती है जो आपने टैक्स सरेंडर किया हुआ होता है, वो रिजर्व्स में से एडजस्ट कर देते हैं टैक्स. तो कारो में एक क्लॉज लेके आए हैं दैट द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट जो आपने इनकम सरेंडर करी है, नॉट द टैक्स पार्ट, इनकम जो आपने सरेंडर करी है दैट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और मतलब आपकी बुक्स में अकाउंट फॉर हो गई है या नहीं. राइट. तो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चेंज आना जरूरी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मैनेजमेंट को ये डिस्क्लोज करना है that the company shall give details of any transaction not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act. अगर आपने कुछ भी ऐसी इनकम है जो कि डिस्क्लोज नहीं सरेंडर करी है, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया तो उसे डिस्क्लोज करिए. unless there is an immunity for disclosure under any scheme. अगर कोई इम्यूनिटी है तो मत करिएगा, ये इस क्लॉज में डिस्क्लोज मत करिएगा, लेकिन अकाउंटिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी. also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year. मान लो उस साल पिछले साल नहीं किया तो इस साल तो कर लिया, या नहीं किया इस साल भी नहीं करी अकाउंटिंग, that needs to be disclosed in the financial statement. इसके अलावा CSR रिपोर्टिंग. CSR के अंदर दो क्लॉज आए हैं. Whether in respect of other than ongoing projects. Ongoing projects क्या होते हैं? जो long term projects होते हैं, which is not a one time. The company has transferred unspent amount to a fund. Unspent amount to a fund specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year.